नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज तारीख है 9 जुलाई और दिन है वीरवार। आज की खबरों में हम जानेंगे ईपीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपी के शिक्षकों को बड़ा तोहफा, भारत इंडोनेशिया के अहम समझौते, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, शेयर बाजार से लेकर महंगाई तक की बड़ी अपडेट और देश भर की तमाम अहम खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। देखिए, ट्रंप के एक बयान से सोना चांदी के दाम फिर से गिर गए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद वैश्विक कमोडिटी बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली। गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। कॉमेक्स पर सोना 2% से ज्यादा टूटकर करीब $4,075 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी भी 3.5% की गिरावट के साथ $60 प्रति औंस से नीचे फिसल गई। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला और वहीं इस बयान के बाद शेयर बाजार में भी हलचल मच गई। ईरान के साथ समझौता खत्म होने की घोषणा के बाद वैश्विक तनाव बढ़ा और इसका असर सीधे घरेलू बाजार पर दिखा। सेंसेक्स 1677 अंक टूटकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 23,900 के स्तर से नीचे फिसल गया। इस भारी गिरावट से निवेशकों को एक ही दिन में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने बाजार की चिंता और निवेशकों की बेचैनी दोनों बढ़ा दी है। देश में गोल्ड लोन की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मई 2026 तक एनबीएफसी द्वारा दिए गए गोल्ड लोन में सालाना 70% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। गोल्ड ज्वेलरी के बदले दिया गया कुल लोन बढ़कर 3.29 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 1.94 लाख करोड़ रुपए था। खास बात यह है कि एनबीएफसी के सभी लेंडिंग सेगमेंट्स में गोल्ड लोन ने सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की है। आम आदमी की रसोई पर महंगाई की एक और मार पड़ सकती है। कम बारिश की आशंका और बढ़ती मांग के बीच चीनी के दाम चढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में मिलों से निकलने वाली चीनी की कीमत 38.5 रुपए प्रति किलो से बढ़कर करीब 41.5 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं कोल्हापुर के थोक बाजार में भी चीनी के भाव 7% से ज्यादा बढ़कर 4,120 रुपए प्रति क्विंटल पहुँच गए हैं। अगर यही रुख जारी रहा तो आने वाले दिनों में खुदरा बाजार में भी चीनी और महंगी हो सकती है। अब अगली खबर फिल्म जगत की, जहां कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म क्वीन 2 रिलीज से पहले ही बड़े कानूनी विवाद में फंस गई है। फैंटम स्टूडियोज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जियो स्टार के खिलाफ 250 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है। फैंटम का दावा है कि क्वीन के 50% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और सीक्वल बनाने का अधिकार उनके पास है, लेकिन बिना उनकी मंजूरी के क्वीन 2 बनाई गई। अब शूटिंग पूरी होने के बावजूद फिल्म की राह अदालत की सुनवाई पर टिकी हुई है। अब अगली खबर खेल जगत की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले खत्म होने के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सभी 8 टीमें तय हो गई हैं। अब 9 जुलाई से नॉकआउट की असली जंग शुरू होगी, जहां हर मुकाबला करो या मरो का होगा। लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने भी अंतिम 8 में जगह बना ली है और अब उसकी नजर सेमीफाइनल के टिकट पर होगी। वहीं फ्रांस, ब्राजील, स्पेन और अन्य दिग्गज टीमें भी खिताब की दौड़ में पूरी ताकत के साथ उतरेंगी। अब हर मैच करोड़ों फुटबॉल फैंस की धड़कनें बढ़ाने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि घर का खाना पहले से महंगा हो गया है, तो इसकी वजह अब सामने आ गई है। क्रिसिल की रोटी राइस रेट रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर, रसोई गैस और वनस्पति तेल की बढ़ती कीमतों ने घरेलू भोजन का खर्च बढ़ा दिया है। टमाटर के दाम 31% तक चढ़ गए हैं, जबकि एलपीजी और खाने के तेल की कीमतों में भी करीब 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि आलू सस्ता हुआ है, लेकिन उससे महंगाई का असर कम नहीं हो पाया। अगर आपका ईपीएफ खाता है तो यह खबर आपके काम की है। ईपीएफओ 15 जुलाई से नया डिजिटल सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसके बाद नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। कई मामलों में अलग से क्लेम या लंबी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब उत्तर प्रदेश की एक ऐसी खबर जिस वजह से यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज करवा सकेंगे और 1 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। वहीं हवाई दुर्घटना की स्थिति में 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक का बीमा कवर भी दिया जाएगा। इस पहल के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षकों और कर्मचारियों को इतनी बड़ी दुर्घटना बीमा सुरक्षा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गोरखपुर के गीडा औद्योगिक क्षेत्र में 22 नई औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी मिली है। इन उद्योगों में करोड़ों रुपए का निवेश होगा और बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का कहना है कि इससे पूर्वांचल में औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी।
केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने हैंडलूम हैकाथॉन 2026 की शुरुआत की है। इसका मकसद पारंपरिक हथकरघा उद्योग को नई तकनीक और नए आइडियाज से जोड़ना है। इस प्रतियोगिता में छात्र स्टार्टअप और इनोवेटर्स जैसे समाधान देंगे, जिससे बुनकरों की आय बढ़े, उत्पादन बेहतर हो और भारतीय हैंडलूम को देश विदेश में नई पहचान मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इंडोनेशिया दौरा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब वे अपने तीनों देशों के दौरे के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया में उन्होंने कई अहम समझौतों पर बातचीत की। इंडोनेशिया दौरे के दौरान बड़ा ऐलान किया है। IIM बेंगलुरु अपना पहला विदेशी कैंपस इंडोनेशिया में खोलेगा। इसका उद्देश्य भारत के विश्व स्तरीय मैनेजमेंट शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाना और दोनों देशों के छात्रों के बीच शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करना है। इसे भारत की शिक्षा व्यवस्था के वैश्विक विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो की द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही आतंकियों की फंडिंग रोकने, साइबर आतंकवाद और ऑनलाइन कट्टरपंथ से मिलकर निपटने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, रक्षा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। दोनों नेताओं ने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। इंडोनेशिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ विश्व प्रसिद्ध प्राम्बानन हिंदू मंदिर का दौरा किया। दोनों नेताओं ने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत पर भी चर्चा की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। इस यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले धार्मिक निर्माणों पर की गई कार्रवाई की, जहां उत्तर प्रदेश के देवबंद में प्रशासन ने कई अवैध मस्जिदों और मजारों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बार अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक हिम शिवलिंग सिर्फ 5 दिनों में काफी हद तक पिघल गया। माना जा रहा है कि इसकी वजह लगातार बढ़ता तापमान है। हालांकि इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई और बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले बर्फ के शिवलिंग यात्रा शुरू होने के पहले हफ्ते में ही लगभग पूरी तरह अंतर्ध्यान हो गयी। 3 जुलाई से शुरू हुई 57 दिन की यात्रा के सिर्फ 5 दिन बीते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास समुद्र में लापता हुए 6 मछुआरों की तलाश अभियान समाप्त कर दी गई। कई दिनों तक नौसेना और कोस्ट गार्ड ने संयुक्त अभियान चलाया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। अब सभी के मृत होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल मामला ये था कि बीते 4 जुलाई को उनकी नाव पलट गई थी, जिससे उनके जिंदा मिलने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के 4 दिन तक चले सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी मछुआरों का कोई पता नहीं चल सका। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या सभी वाहन E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने आशंका जताई कि अगर वाहन इसके अनुकूल नहीं हुए तो इंजन को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कंपनियों से इस पर स्पष्ट जवाब देने की मांग भी की। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दुनिया भर में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसियों को शक है कि गैंग का नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध से जुड़े मामलों की भी जांच की जा रही है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल, जहां पर मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है। पर्वत झील के पास मगरमच्छ दिखाई देने की घटना भी सामने आई है। वहीं कुछ लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देखिए, वहीं मौसम को देखते हुए IMD ने एक चेतावनी जारी की है, जिसमें पूर्वी भारत में रहने वाले लोगों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और आसपास के कई इलाकों में अगले कुछ दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। लोगों को जल भराव, बाढ़ जैसे हालात और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। बेंगलुरु में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। कदम उठाने से ठीक पहले उसने अपने एक पुरुष मित्र को मैसेज भेजकर जान देने की बात भी कही। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। छात्र के परिजनों और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके। अब अगली खबर नवी मुंबई एयरपोर्ट की, जहां केंद्र सरकार ने दवाओं के आयात को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी फार्मास्यूटिकल उत्पादों के आयात की अनुमति दे दी गई है। इससे दवाओं की सप्लाई तेज होगी, आयात प्रक्रिया आसान बनेगी और महाराष्ट्र समेत पश्चिम भारत के उद्योगों और मरीजों को भी इसका फायदा मिलेगा।
अब आगे सुनिए एक ऐसी खबर जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए फिर भी राजनीति हो रही है। दरअसल बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले के आरोपी प्रभास मंडल के एनकाउंटर में मौत के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। अब तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के बारुईपुर एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है और भाजपा व टीएमसी आमने सामने आ गए हैं। वहीं इस केस में यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में पीड़िता की मां ने बारुईपुर एनकाउंटर का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अगर अपराधी कानून से बचने की कोशिश करे तो ऐसी कार्रवाई गलत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी के मामले में भी उन्हें अब तक का पूरा इंसाफ नहीं मिला है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अमेरिका ने बुधवार को ईरान पर बड़े सैन्य हमले किए। अमेरिकी सेना ने इन हमलों को शक्तिशाली बताया है। अमेरिका का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई। इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। हॉर्मुज को लेकर हालात पर पूरी दुनिया नजर रखे हुए है क्योंकि यह वैश्विक तेल सप्लाई का अहम रास्ता है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। अब अगली खबर हाईकोर्ट की, जहां मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के सभी निजी स्कूलों को फीस में पूरी पारदर्शिता रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हर स्कूल अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और दूसरे सभी चार्ज सार्वजनिक करेगा। साथ ही फीस तय करने वाली कमेटी के आदेश भी उपलब्ध कराने होंगे ताकि अभिभावकों से मनमानी वसूली न हो और उन्हें पहले से पूरी जानकारी मिल सके। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में दान और वित्तीय व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब ट्रस्ट बैंक खातों, दान पेटियों और ऑनलाइन डोनेशन सिस्टम को नए नियमों के तहत संचालित करेगा। इसका मकसद दान की पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है ताकि हर रुपए का सही रिकॉर्ड रखा जा सके और श्रद्धालुओं का भरोसा और मजबूत हो। आगरा में 2 फ्रांसीसी महिला पर्यटक एक कैब चालक की ठगी का शिकार हो गयी। आरोपी ड्राइवर ने उनसे 50 यूरो लेकर वापस नहीं किए। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में आरोपी को पकड़कर पूरी रकम महिलाओं को वापस दिला दी। पुलिस ने पर्यटकों को भरोसा दिलाया कि ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर की छवि खराब न हो। अब अगली खबर कानपुर की, जहां एक स्कूल में छात्रा से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बेटी की शिकायत के बाद गुस्साए पिता स्कूल पहुंचे और आरोपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी बेटी के साथ दोबारा कुछ हुआ तो वह गोली मार देंगे। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार मानवाधिकार आयोग ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। आयोग पहले भी इस मामले में रिपोर्ट मांग चुका था, लेकिन सरकार ने और समय मांगा। अब अगली सुनवाई में सरकार को एनकाउंटर से जुड़ी पूरी रिपोर्ट और जांच की प्रगति आयोग के सामने पेश करनी होगी। अब अगली खबर पंजाब से, जहां पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने अमृतसर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान कई आधुनिक हथियार और एक हैंड ग्रेनेड भी जब्त किया। शुरुआती जांच में इस नेटवर्क की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी और गैंगस्टर मॉड्यूल से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जाँच जारी है। एक छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना बन सकती है। बच्चों को अकेला बाहर न छोड़ें, क्योंकि गुजरात के भावनगर जिले में तेंदुए के हमले में 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। घटना गांव के पास उस समय हुई जब बच्चा घर के बाहर था। हादसे के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ लागू युद्ध विराम अब खत्म हो गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए अमेरिका अब अपनी रणनीति के मुताबिक आगे बढ़ेगा। इस बयान के बाद एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दुनिया की नजर अब दोनों देशों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। राम मंदिर दान विवाद को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से जुड़े मामलों में मुख्य प्रबंधकों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मायावती ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कहा कि अगर उनके पास दान में कथित गड़बड़ी के ठोस सबूत हैं, तो उन्हें सार्वजनिक करें। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सबूत ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने लग्जरी कारें चुराने वाले एक हाईटेक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। आरोपी पीजी में बैठकर लैपटॉप और की प्रोग्रामिंग मशीन की मदद से मिनटों में कारों की डुप्लीकेट चाबी तैयार कर रहे थे और बिना लॉक तोड़े गाड़ी लेकर फरार हो जाते थे। रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 11 लग्जरी कारें, एक चोरी का ऑटो, 50 इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, लैपटॉप, GPS डिटेक्टर और कई हाईटेक उपकरण बरामद किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान हथियार, ड्रग्स और कई अहम सबूत बरामद होने की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि गैंग जेल के भीतर से मोबाइल फोन के जरिए अपना अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क चला रहा था और हाई प्रोफाइल हत्यारों, करोड़ों की उगाही व अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी जैसे मामलों में शामिल रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब हरिद्वार तक पहुंच गया है। लक्सर के बालावाली नील धारा में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से नदी किनारे जाने से बचने की भी अपील की गई है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। नंदप्रयाग नंदनगर मार्ग पर मलबे का पहाड़ उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश पर अब कहर बरपा रहा है। चमोली जिले में भारी भूस्खलन के चलते नंदप्रयाग नंदनगर मोटर मार्ग पर विशाल चट्टानें और मलबा आ गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह बाधित हो गई। घटना के बाद प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंची और रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया गया। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच बना अंतरिम समझौता अब टूटने की कगार पर है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने इस सवाल को और हवा दे दी है। ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ बातचीत अब समय की बर्बादी है और उनके लिए यह समझौता खत्म हो चुका है। इस बीच दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां भी तेज होती दिख रही हैं, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने और नए संघर्ष की आशंका गहराई गई है। लंका की नेगोम्बो जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प ने खूनी दंगे का रूप ले लिया। इस भीषण घटना में 4 सुरक्षाकर्मी समेत 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ड्रग माफिया से जुड़े 2 विरोधी गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते बेकाबू हो गया। इसे पिछले 5 सालों में श्रीलंका की सबसे भयावह जेल हिंसा माना जा रहा है। फिलहाल पूरे जेल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की भी जाँच जारी है। उत्तर प्रदेश के संभल से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। दियोरा खास गांव में नातिन की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन बारात आने से कुछ घंटे पहले ही एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। बारिश से बचने के दौरान 55 वर्षीय माया देवी छत से गिर गयी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शादी वाले घर में देखते ही देखते मातम पसर गया। परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के अंतिम संस्कार भी कर दिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से सामने आए एक वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में एक युवती को कई बार बाइक पर अपने साथ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना में 25 से 30 युवकों के शामिल होने की बात कही जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद राजपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है, जिसमें स्थानीय दहेज प्रथा के एंगल को भी शामिल किया गया है। फिलहाल जाँच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। इंडोनेशिया की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी बिजू पटनायक के ऐतिहासिक योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने बताया कि इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिजू पटनायक ने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां के शीर्ष नेताओं को सुरक्षित भारत पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि यह साहसिक कदम भारत और इंडोनेशिया के बीच भरोसे, दोस्ती और साझा इतिहास का मजबूत प्रतीक है। पीएम मोदी के इस उल्लेख पर संसद में बिजू पटनायक के योगदान को सम्मान पूर्वक याद किया गया। हरियाणा के करनाल में हत्या के एक आरोपी पर पुलिस की कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई। कुचपुरा गांव में युवक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सागर को पुलिस ने सिर मुंडवाकर बाजार में पैदल घुमाया। इस दौरान आरोपी ने हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार करते हुए लोगों से ऐसा अपराध न करने की भी अपील की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहाँ उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गोरखपुर में साइबर ठगों ने शादी का सपना दिखाकर एक युवती को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। इंस्टाग्राम पर मिले एक मैरिज ब्यूरो के विज्ञापन से शुरू हुई बातचीत के बाद ठगों ने खुद को यूके का कारोबारी बताया और युवती का भरोसा जीत लिया। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर करीब 1 हफ्ते तक उसे मानसिक दबाव में रखा और 15 लाख रुपए ठग लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
मणिपुर के उखरुल जिले में उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के वारंट अधिकारी बलवंत सिंह खेतवाल वीरगति को प्राप्त हो गए। शहादत की खबर मिलते ही उत्तराखंड के उनके घर में मातम छा गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बागेश्वर जिले के टूपेड वन डूंगरा गांव के रहने वाले बलवंत सिंह खेतवाल ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। परिजन और क्षेत्रवासी अब अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन करने के इंतजार में हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक एक युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर शादी के महज 3 महीने बाद पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को बाथरूम में छिपा दिया गया और दोनों नेपाल भाग गए। कई दिनों तक फरार रहने के बाद गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी पति अंकित और उसकी प्रेमिका रजनी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जाँच कर रही है। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल के पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। टीएमसी का आरोप है कि बंगाल में उत्तर प्रदेश जैसी राजनीति की जा रही है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बताया। पुलिस का दावा है कि आरोपी हिरासत से भागने और पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसकी मौत हुई। अब इस एनकाउंटर पर पूरे राज्य में राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। देश भर के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार की गई एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तिकाओं का अधिकांश हिस्सा अब उपलब्ध करा दिया गया है। एनसीईआरटी के मुताबिक कक्षा 1 से 9 तक की लगभग सभी नई किताबें डिजिटल और प्रिंट दोनों फॉर्मेट में जारी हो चुकी हैं। सिर्फ कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान और गणित की दूसरी भाग की पुस्तकें अगस्त 2026 तक जारी की जाएंगी। ये किताबें स्कूल शिक्षा के लिए नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCFSE 2023 के आधार पर तैयार की गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T20 टीम की कप्तानी दोबारा बाबर आजम को सौंपने पर विचार कर रहा है। हालिया प्रदर्शन की समीक्षा के बाद मौजूदा कप्तान सलमान अली आगा की जगह बाबर को जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले बाबर को टेस्ट टीम की कप्तानी भी वापस मिलने की खबरें सामने आई थी। हालांकि पीसीबी ने अभी तक इस फैसले पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। 9 जुलाई का दिन कुछ राशियों के लिए नई खुशखबरी लेकर आ सकता है। सिंह राशि के लोगों को दोस्तों के साथ पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि जल्द ही बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं। कन्या राशि वालों को धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। तुला राशि के जातकों के सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन इन्हीं से सफलता का रास्ता भी निकलेगा। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन बेहद शुभ रहने वाला है। धन लाभ, मान सम्मान और तरक्की के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपको किसी भी न्यूज़ के बारे में और जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हेडलाइन ब्यूरो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।